Hello everyone, this is Anshika. Welcome to AD Smart Classes. Now we start our new chapter, which is chapter 4 from the diary of Anne Frank. तो ये जो चैप्टर है ये एन फ्रैंक की डायरी से एक्सर्प्ट है, यानी कि एन फ्रैंक ने जो पूरी डायरी लिखी थी वो ऑटोबायोग्राफी जब कोई अपने लाइफ के बारे में खुद लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो चैप्टर है एक ऑटोबायोग्राफी है और एन फ्रैंक की डायरी से एक्सर्प्ट है। आंसर है उसका ये है एन फ्रैंक। तो एन फ्रैंक क्या है, एक 13 ईयर गर्ल है। सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग रीड करने से पहले, उसके एक्सप्लेनेशन को समझने से पहले, लाइन बाय लाइन समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी समरी को देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि बेसिकली स्टोरी है क्या, इस डायरी में क्या लिखा है इन्होंने। तो एन फ्रैंक एक 13 ईयर यंग गर्ल होती हैं और ये क्या होती हैं, ज्यूरिस होती हैं। इट मीन्स कि जो कंट्रीज हैं वहाँ पे, जैसे अपने यहाँ इंडिया में क्या है, हिंदू रिलीजन है, लाइक दैट वहाँ पे ज्यूरिस एंड नाजीज ये रिलीजन थे। तो ये क्या है, एक ज्यूरिस गर्ल है। तो जो ये ज्यूरिस गर्ल है, तो जो नाजीज लोग हैं वो क्या है, ज्यूरिस को लाइक नहीं करते हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, यानी कि वहां पे वॉर चल रहा है। नाजीज क्या कर रहे हैं, ज्यूरिस को एक कैंप में रखते हैं और उनको इल ट्रीट करते हैं। सो दैट ये और इनकी पूरी फैमिली और इनके फ्रेंड्स जो है वो छुप के रह रहे हैं ताकि इन्हें नाजीज ना पकड़ सके। और इस कंडीशन में जब ये 13 ईयर की हैं और छुप के रह रही, तो इनका कोई भी फ्रेंड्स नहीं है जिससे ये अपनी फीलिंग शेयर कर सके, बात कर सके, कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। सो इन्होंने जो अपनी बेस्ट फ्रेंड वो बनाया, वो किसको, एक डायरी को बनाया और जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, किटी। तो इन्होंने ये पूरा अपना जो भी इनका थॉट था, जो कुछ भी चल रहा था, उस सबको इन्होंने उस डायरी में लिखा। इनकी पूरी फैमिली में सिर्फ इनके जो फादर थे वही जिंदा थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने इनकी डायरी को देखा और उन्होंने सोचा कि इस डायरी को क्यों ना पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि एक यूनिक रिकॉर्ड है। उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं कि वीडियो था या कोई भी वीडियो या फिर कोई मीडिया, सो दैट इस तरीके से कुछ था नहीं। तो ये डायरी एक रिकॉर्ड थी और इसको इनके फादर ने क्या किया, पब्लिश किया। और किस नाम से पब्लिश किया था, डायरी of young girl। यहां पे ये चैप्टर किस नाम से है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। लेकिन उन्होंने किस नाम से पब्लिश किया था, इनके फादर ने डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से उनके फादर ने पब्लिश किया था। तो होता क्या है, अब इनका कोई फ्रेंड नहीं है, इनका फ्रेंड जो है वो कौन है, डायरी है जिसका नाम क्या है, किटन। तो उसमें इन्होंने अपने थॉट्स लिखे हैं। 15 ईयर की ओल्ड में इनकी डेथ हो जाती है उसी कैंप में, कंसंट्रेशन कैंप, जो कि नाजीज जहाँ पे क्या करते थे, ज्यूरिस लोगों को बंद करके रखते थे और इल ट्रीट करते थे। नाउ वी स्टार्ट आवर दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। Anneliese Mary Anne Frank 12 June 1929 February March 1945। इट मीन्स ये इनका जो जन्म हुआ है, ये बॉर्न कब हुई है, 12 जून 1929। बट इनकी जो डेथ है वो क्लियर नहीं है कि फरवरी में हुई थी या मार्च में, बट 1945 में इनकी डेथ हुई है। वॉज अ जर्मन बॉर्न ज्यूरिश गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ her family and 4 friends in Amsterdam during German occupation of the Netherlands in World War II। ये क्या है, ये एक ज्यूरिश गर्ल है who wrote while in hiding with her family। जब ये अपने परिवार के साथ छुपी हुई थी तब इन्होंने क्या किया था, तब इन्होंने ये डायरी लिखी थी अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। कहाँ पे, एम्स्टर्डम में। जब क्या हो रहा था, वॉर हो रहा था, इसके बीच जर्मन में इन्होंने ऑक्यूपेशन कर लिया था और अब ये धीरे धीरे नीदरलैंड्स की तरफ बढ़ रहे थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में।
Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. यानी कि इनकी जो फैमिली है, अब उन्हें पता चल गया ज्यूरिस को ये लोग क्या कर रहे हैं, ज्यूरिस को बंधक बना रहे हैं, उनसे इल ट्रीट कर रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने, ये लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ कहाँ शिफ्ट हो गए, एम्स्टर्डम में। बट हुआ क्या, नाजीज जो है वो पूरे जर्मन में क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे अपना, उसको तो कब्जा कर लिया था। अब ये नीदरलैंड्स की तरफ बढ़ रहे थे और इस वजह से ये लोग क्या हुए, ट्रैप्ड हो गए। As persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. अब यहाँ पे एक वर्ड है ऑटो फ्रैंक, ये क्या है, ये एन फ्रैंक के फादर हैं। तो ये क्या है, अब जब यहाँ पे पॉपुलेशन जो है ज्यूरिस की, उन लोगों पे ज्यादा क्या हो रहा है, ज्यादा परसेप्शन हो रहा है, यानी कि अत्याचार हो रहा है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मूव हो रहे हैं वहां से और अपनी फैमिली के साथ। अब ये लोग कहाँ पे छुपे हुए हैं, इनका जो फादर है ऑटो फ्रैंक, यानी कि एन फ्रैंक के जो फादर हैं ऑटो फ्रैंक, उनके ऑफिस में हिडन रूम्स है, जो हिडन रूम्स होते हैं वहां पे ये लोग छुप रहे हैं। तो एन फ्रैंक के जो फादर है ऑटो फ्रैंक, उनके ऑफिस में क्या है, हिडन रूम्स, जहां पे ये लोग छुपे हुए हैं। आफ्टर 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where and died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister मार्गरेट फ्रैंक। यानी कि 2 साल तक छुपने के बाद अब क्या हुआ है, जो ग्रुप है, जो अब इनको क्या कर दिया गया, इनको ट्रांसपोर्ट, इन्हें पकड़ लिया गया और कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है, कंसंट्रेशन कैंप में। कंसंट्रेशन कैंप्स क्या थे, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है, ज्यूरिश लोगों को रखा जाता था, उन्हें इल ट्रीट किया जाता था, नाजी लोग रखते थे वहां पे। अब इनको पकड़ के अब वहां पे इनकी फैमिली को रखा गया है और वहां पे जाने के बाद ही एन फ्रैंक क्या है, उनकी डेथ हो जाती है टाइफस से। और जिस कंसंट्रेशन कैंप में ये है उसका नाम क्या है, बेर्गन बेल्सन। तो एन फ्रैंक के जैसे ही कंसंट्रेशन कैंप में ये गई, उसके कुछ दिनों बाद ही इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ कब हुई, पहले इनकी सिस्टर की डेथ हुई, जिनका नाम क्या था, मार्गरेट फ्रैंक। आफ्टर विद इन फ्यू डेज बाद ही क्या हुआ, इनकी भी डेथ हो गई। Her father, Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended. इनके फादर सिर्फ एक ऐसे इकलौते व्यक्ति थे जो कि क्या कर रहे थे, सरवाइव कर रहे थे, और वो अब क्या हुआ, वॉर से वापस आए हैं। To find that her diary had been saved, convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. यानी कि इनके जो फादर थे, अब वो सोच रहे थे कि कुछ ना, इनकी डायरी तो कम से कम मिलनी ही चाहिए, वो तो सेव्ड होनी ही चाहिए, और उन्हें वो मिल गई। तो उनके लिए क्या था, ये एक यूनिक रिकॉर्ड था, बिकॉज वहां पे जो कुछ भी हो रहा था वो सब उनके साथ हो रहा था, जो कुछ भी, या फिर वो जो देख रही थी, वो अपने थॉट्स उन्होंने सारे उस डायरी में लिखे थे, और ये एक यूनिक रिकॉर्ड था। तो इनके फादर ने क्या एक्शन लिया, इन्होंने इसको पब्लिश कराया। That was a unique record. He took action to have it published in English under the name, किस नेम से पब्लिश कराया, The Diary of a Young Girl. The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry 1 August 1944. यानी कि ये जो डायरी है, ये इनको इनके 13 बर्थडे पे गिफ्ट की थी। हर 13 बर्थडे इनको मिली हुई थी, और इसमें इन्होंने क्या किया था, अपने सारे क्रोनोकल इवेंट्स को बताया था। क्रोनोकल्स इवेंट्स मीन्स जो टाइम बाय टाइम होते हैं, जैसे कि कोई भी, जैसे पहले क्या हुआ, पहले उनके साथ, पहले उन्होंने क्या डायरी को लिखना स्टार्ट किया, देन 1943 में क्या हुआ, फिर 1944 में, यानी कि इस
पूरे टाइम पीरियड में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं क्रोनॉनिकल्स ऑर्डर्स। द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम कहाँ से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया? 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. अब इस जो डायरी को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा वाइडली तरीके से रीड की गई, इसको बहुत ही ज़्यादा लोगों ने रीड किया। देयर हैव ऑल्सो बीन several films, television and theatricals production and even an opera based on the diary। यानी कि इनकी डायरी पे बहुत सारी क्या फिल्में बनी और प्रोडक्शन हुए, बहुत सारे क्या बोलते हैं थिएटर पे इनके ड्रामास हुए, इनकी जो डायरी है उस पे। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi's occupation, and Frank has become one of the most renowned and discussed of the हॉलोकॉस्ट विक्टिम। यानी कि अब जो इनकी डायरी है उसमें क्या लिखा था कि कैसे जो नाजीज हैं उन्होंने कैसे इल ट्रीट किया, जो कुछ भी देखा उन्होंने, इसको उन्होंने इस डायरी में लिखा है और इस वजह से लोगों ने इसको ज़्यादा एग्जामिन किया और इसको रीड किया। ये इनकी पिक्चर है और इसमें कुछ नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, दिस इज अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक लाइक ऑल द टाइम। यानी कि एन फ्रैंक की ये फोटो है और इन्होंने क्या लिखा है, बहुत ही ह्यूमरस वे में इन्होंने लिखा है कि ये मेरी फोटो है और मैं हमेशा इस तरह से ही दिखना चाहती हूँ कि हमेशा मैं ऐसी ही दिखूं। देन I would maybe have a chance to come to Hollywood। और मुझे लगता है कि मुझे चांस मिलेगा, कभी ना कभी तो मुझे चांस मिलेगा हॉलीवुड में जाने का। ये एन फ्रैंक ने खुद ही लिखा है अपने बारे में। So, writing in a diary is a really strange experience for someone like me। अब एन फ्रैंक क्या बोल रही है राइटिंग लिखने से पहले डायरी में कि जो डायरी लिखना ये सच में कैसा एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मेरे जैसे लोगों के लिए तो खास तौर पे। अब इन्होंने मेरे जैसे लोगों के लिए क्यों बोला है? नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है इससे पहले, इसलिए स्ट्रेंज नहीं है, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl। यानी कि ये क्या बोल रही हैं कि मेरे लिए जो डायरी लिखना वो इसलिए स्ट्रेंज नहीं है क्योंकि मैंने पहले कुछ लिखा नहीं इसलिए स्ट्रेंज नहीं है, बल्कि इसलिए है कि मैं ये जो कुछ भी लिख रही हूँ ये अगर कोई पढ़ेगा तो क्यों पढ़ेगा? एक 13 ईयर गर्ल की जो स्कूल गर्ल है उसकी डायरी में कोई क्यों इंटरेस्टेड होगा? ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। आप देखिए ये ओवर थिंकिंग है किसकी? एन फ्रैंक की। यानी कि वो लिखना तो चाह रही बट वो उससे पहले कुछ सोच रही कि अगर मैं ये डायरी लिखूं और किसी को ये मिले तो वो कोई क्यों इंटरेस्टेड होगा मेरी इस डायरी को पढ़ने में। फिर उसके बाद क्या बोल रही वो? Oh well, it does not matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest। यानी कि ये बोल रही है Oh well, it does not matter। अब जो भी हो, कोई पढ़े या इंटरेस्टेड हो या ना हो, बट मुझे लिखना अच्छा लगता है और मैं लिखूंगी, कोई मैटर नहीं है, डज नॉट मैटर कि कोई इसको पसंद करेगा, कोई इंटरेस्टेड है इस डायरी को पढ़ने में या नहीं, लेकिन मैं इसको लिखूंगी। क्योंकि इनकी ये जो भी बातें ये सोचती हैं या ये जो भी देखती हैं उससे इनको गुस्सा आता है या जैसा भी ये फील करती है, इसको शेयर करने के लिए कोई भी नहीं, इनके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो अब इसको कहीं तो वो किसी को तो बताएंगी, तो ये डायरी ही इनकी बेस्ट फ्रेंड है और ये इसको ही बता रही है और ये बताएंगी। और इट्स फील लाइक ऑफ माई चेस्ट, इट मीन्स जैसे हम बोझा उतारना ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे इसका मीनिंग दिया होगा मे बी।
नहीं है। So it's a idiom of my chest कि जब हम कोई अपनी बात किसी से शेयर कर देते हैं तो क्या we feel like light. So that's why she said of my chest. It means कि मुझे अपनी जो बात है वो किसी से तो शेयर करनी है और मैं डायरी में लिखूंगी. Paper has more patience than people. ये लाइन बहुत ही ब्यूटीफुल है. Because पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. इसमें एन फ्रैंक क्या बोल रही है कि जो पेपर है उसमें ह्यूमन से ज्यादा, पर्सन से ज्यादा, पीपल से ज्यादा पेशेंस होता है. अगर हम किसी को अपनी बात बताएंगे, शेयर करेंगे कुछ भी, तो एक टाइम के बाद वो इंसान टायर्ड हो जाएगा या फिर बोर हो जाएगा या हमारी बात में इंटरेस्टेड नहीं होगा. बट जो पेपर है हम उसको कितनी भी बात बता लें, कुछ भी बता लें, वो कभी भी टायर्ड नहीं होगा. तो एन फ्रैंक बोल रही है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. I thought of this saying. यानी कि ये कब कह रही है, ये कब ये बोल रही है, उन दिनों में बोल रही है जब ये कैसा फील कर रही है, बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रही है, बहुत ही परेशान है, ये बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रही है. एंड वॉज सिटिंग एट होम. अब ये डिप्रेस फील कर रही है और ये क्या है, अपने घर में बैठी हुई है. विथ माई चिन इन माई हैंड्स. यानी कि ये डिप्रेस फील कर रही है, सैड फील कर रही है, अपने घर में बैठी हुई है और कैसे, अपने जो हैंड है वो चिन पे ऐसे करके बैठी हुई है. वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स. बोर्ड एंड लिस्टलेस. ये बोर्ड हो रही है. लिस्टलेस मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं. विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट. जब किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता उसको बोलते हैं लिस्टलेस. तो ये अपने घर में बैठ के बोर हो रही है और किसी भी कुछ भी करने का इनका मन नहीं हो रहा है. वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट. अब ये क्या सोच रहे हैं कि मैं घर में रुकूं या मैं बाहर जाऊं, ये इस सोच में पड़ी हुई हैं. एंड आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रोडिंग. यानी कि इन्होंने क्या बोला है कि मैं अब वहीं रुकूंगी. ब्रोडिंग मीन्स क्या होता है, ब्रोडिंग मीन्स होता है brooding. It means to worry. जब हम चिंतित होते हैं. अरे यार हाईलाइट नहीं हो रहा. brooding. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience. यानी कि ये क्या बोले कि हाँ पेपर में क्या है, ज्यादा पेशेंस है. And since I am not planning to let anyone else read this stiff bag notebook grandly referred to as a diary. यानी कि एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, यानी कि मैं कुछ भी ऐसा प्लान नहीं कर रही हूँ कि कोई मेरी डायरी आकर पढ़े और कोई मेरी डायरी आकर पढ़े या उसमें इंटरेस्टेड हो. अब मैं इसलिए कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, ये सोचकर मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ. दिस स्टिफ बैग नोटबुक ब्रांडली रिफर टू एज अ डायरी. यानी कि मैं ये जो लिख रही हूँ इनके नजरिए में क्या है, डायरी को ये क्या मानती, एक स्टिफ बैग्ड नोटबुक को ये डायरी बोलती है. यानी कि जो हार्ड, उसका डायरी का कवर कैसा होता है, हार्ड. तो ये जो हार्ड डायरी का कवर है जो कि क्लोज्ड है, इस बुक को ये क्या बोलती है, डायरी. और ये इसे इसलिए लिख रही है, सिर्फ अपने लिए लिख रही है, अपने थॉट्स को बताने के लिए लिख रहे हैं. इनकी बेस्ट फ्रेंड है इसलिए लिख रहे हैं. ये इस बात को लेकर कुछ भी नहीं मान रही है कि कोई इसमें आए और इसे पढ़े, इसको सोचकर वो बिल्कुल भी नहीं लिख रही हैं. Unless I should ever find a real friend, it probably would not make a bit of difference. यानी कि मैं इस डायरी को लिख रही हूँ क्योंकि अब तक मुझे भी कोई भी रियल फ्रेंड नहीं मिला. जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है. मैं जो मेरे विचार है मैं उसको लिखूंगी इसमें. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. यानी कि अब ये बोल रही है, ये सब ओवरथिंक करने के बाद अब जब इन्होंने डायरी को लिखना स्टार्ट किया तो ये क्या बोल रही है कि मैं अपने उस पॉइंट पे वापस आती हूँ कि मैं क्यों इस डायरी को लिख रही हूँ. फर्स्ट प्लेस पे ये डायरी क्यों है मेरे लाइफ में, बिकॉज आई डोंट हैव अ फ्रेंड. इनके पास कोई भी रियल फ्रेंड नहीं था, इसलिए इन्होंने डायरी को ही अपना फ्रेंड चूज किया. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. यानी कि ये बोल रही हैं कि मैं बता रही हूँ आप सब या फिर कोई भी
ये नहीं सोचेगा कि एक 13 ईयर की जो गर्ल है वो इस वर्ल्ड में कंप्लीटली क्या है, अलोन है। और ये है भी 13 ईयर, इट मीन्स बेबी, इट मीन्स अ चाइल्ड। और चाइल्ड जो है उसके पास पेरेंट्स होते हैं और दे आर वेरी फनी, दे आर क्लेवर एंड ऑल्सो नॉटी। सो वो एन फ्रैंक क्या बोल रहे हैं कि किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि ये जो 13 ईयर गर्ल है ये क्या है, इस वर्ल्ड में अलोन है। एंड your girl is completely alone in the world and I am not, और मैं हूं भी नहीं alone। I have loving parents, यानी कि इनके पास क्या है, I have loving parents and a 16-year-old sister। यहाँ पे ये बोल रही कि मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं, मेरे पास सिस्टर है, और भी कहने के लिए तो मेरे पास क्या है, 30 से ज्यादा पीपल हैं जिन्हें मैं अपने फ्रेंड बोल सकती हूँ। यानी कि ये सब होते हुए भी ये इस वर्ल्ड में क्या, खुद को अकेला फील कर रही हैं, लोनली फील कर रही हैं। नो नो नो, ऑन द surface I seem to have everything except my one true friend। यानी कि इस सरफेस में मुझे सब कुछ दिख रहा है, सिर्फ क्या, यानी कि मेरे पास पेरेंट्स हैं, सिस्टर है, और कहना चाहूँ तो मेरे पास 30 लोग भी हैं फ्रेंड कहने के लिए, बट मेरे पास क्या नहीं है, वो है बेस्ट फ्रेंड। मेरे पास सिर्फ कहने के लिए एक बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है, जो कि ट्रू फ्रेंड होता है, मेरे पास वो नहीं है। All I think about when I am with friends is having a good time। यानी कि फ्रेंड किसको बोलते हैं, जिसके साथ हम हो और उस टाइम को हम कैसे मेरे लिए फनी लगे या फिर बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो, उसको हम फ्रेंड बोलते हैं। तो इस टाइप का मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है और उसी को हम फ्रेंड बोलते हैं, जिसके साथ हम टाइम स्पेंड करके हमें क्या हो, अच्छा फील हो। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday thing। यानी कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं क्या है, जो डेली की नॉर्मल थिंग है वो बात कर सकती हूँ। यानी कि जो इनके पेरेंट्स हैं जिनसे ये बात करना चाहेंगे, तो ये इनसे कुछ भी, जो जैसे हम अपने फ्रेंड से कुछ भी बोल देते हैं, तो वैसे ये बात नहीं कर सकती हैं, सारी बात शेयर नहीं कर सकती हैं। तो इनके पास कहने के लिए सब कुछ है, बट एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem। Maybe it's my fault that we don't confide in each other। Confide means to tell personal things privately to a person that one trusted। यानी कि ये बोल रही है कि मैं इतना क्लोज नहीं हूँ अपने फ्रेंड से कि मैं उनसे कोई भी बात शेयर कर दूँ। हो सकता है कि ये मेरी ही फॉल्ट हो, मुझ में ही कोई फॉल्ट हो जिसकी वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोई भी कन्फाइड थिंग्स, यानी कि जब हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, प्राइवेट बात बताते हैं, उसको बोलते हैं कन्फाइड। तो ये ऐसी कोई भी बात जो है अपने फ्रेंड से शेयर नहीं कर पा रही हैं, तो हो सकता है ये इनकी ही कोई फॉल्ट हो, ये सोच रही है ऐसा, लेकिन इनके पास कोई भी शेयर करने के लिए नहीं है। In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change। This is why I have started the diary। यानी कि ये जो कुछ भी थिंग है इन्होंने ये सब बता दिया है, और अब यही जो है इनके पास यही है कि अब इनके पास सिर्फ डायरी ही है जैसे ये लिख सकती हैं, इसलिए इन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि एन फ्रैंक ने डायरी लिखना क्यों स्टार्ट किया है, तो ये रीजंस हो सकते हैं कि एन फ्रैंक के पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसे ये अपने बात बता सके, कन्फाइड कर सके, तो इन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया है। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty। यानी कि अपने इस लॉन्ग फ्रेंड को, जिसका ये वेट कर रही है कि मेरा कोई फ्रेंड बनेगा, वो ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, उसमें ये क्वालिटी होंगी, तो इस इमेज को ये क्या है, इस इमेज के बारे में ये और भी ज़्यादा इन्हेंस नहीं करना चाह रही हैं। और क्या बोल रही हैं, इनकी जो इमेजिनेशन है इसको ये नहीं बता रही, जैसे कि लोग नॉर्मली रूटीन बताते हैं अपनी डायरी में कि इन्होंने ये किया, उसके बाद ये, फिर सुबह उठे, नाश्ता किया, सब कुछ भी। तो इस टाइप की डायरी ये नहीं लिख रही हैं। इन्होंने अपनी डायरी को क्या बोला है, फ्रेंड, और क्या नाम दिया है, किटी। तो यानी कि जो कुछ नॉर्मली हम अपने फ्रेंड से कोई बात करते हैं,
इन दिस वे ये डायरी में लिखेंगी, कोई भी नॉर्मल रूटीन नहीं है इनका। Since no one would understand a word of my story to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. यानी कि ये बोल रही है कि जो कुछ भी मैं इसमें लिख रही हूँ किटी के बारे में या फिर अपनी किटी से जो भी मैं बात करूंगी, वो अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो क्या हो, उसको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए क्या करें, एक ब्रीफ स्केच बता रही हैं, यानी कि अपना कुछ थोड़ा सा इंट्रो बताएंगी इसमें, ताकि अगर कोई पढ़े तो वो समझ सके, और अपनी लाइफ के बारे में बताएंगी, जो कि इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपनी लाइफ के बारे में शेयर करना, बट फिर भी ये बताएंगी ताकि अगर कोई पढ़े तो वो अंडरस्टैंड कर सके। My father, the most adorable father I have ever seen. जो इनके फादर हैं वो क्या है, मोस्ट एडोरेबल मतलब लविंग, सबसे अच्छे फादर हैं। जितने भी फादर इन्होंने देखे उन सब में क्या इनके फादर सबसे अच्छे हैं। क्यों? Did not marry my mother until he was 36 and she was 25. इनके जो फादर हैं उन्होंने इनकी मॉम से कब 36 के जब वो थे इनके फादर, और इनकी मॉम कितनी 25 की थी, तब तक इन्होंने शादी नहीं की, और 36 में इनके फादर और 25 में इनकी मॉम ने क्या किया, शादी कर ली। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। और इनकी जो सिस्टर है जिसका नाम क्या है मार्गरेट, इनका जन्म कहाँ हुआ था, फ्रैंकफर्ट जो कि है जर्मनी में, 1926 में इनका जन्म हुआ था। I was born on 12 June 1929 और just 3 year after 3 year इनका एन फ्रैंक का क्या हुआ, बर्थ हुआ, बॉर्न हुई। I lived in Frankfurt until I was 4। जब तक ये 4 साल की थी ये कहाँ पे रही, फ्रैंकफर्ट में। My father immigrated to हॉलैंड इन 1933। अब क्या हुआ, इनके फादर जो है कहाँ पे आ गए, हॉलैंड में। माई मदर इट हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड, यानी कि इनके मॉम एंड डैड ये कहाँ चले गए, हॉलैंड में। इन सेप्टेम्बर वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एक्हेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंडमदर, यानी कि अब इनके मॉम और डैड कहाँ चले गए, हॉलैंड में, क्योंकि इमिग्रेंट हो गया थे, यानी इनके फादर जो है वहाँ पे सेंड हो गए थे, चले गए थे। और ये लोग यानी कि इनकी जो सिस्टर है और एन फ्रैंक ये अपनी ग्रैंड मदर के पास कहाँ चली गई थी, एक्हेन में। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज फ्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। यानी कि अब क्या हुआ है, इनकी जो सिस्टर है मार्गरेट वो क्या हुई है, दिसंबर में कहाँ चली गई, हॉलैंड में, और उसके बाद फरवरी में ये भी क्या हुई, इनको एज अ बर्थडे प्रेजेंट, मार्गरेट के बर्थडे पे एज अ बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर इनको भी, जैसे प्लंग डाउन मतलब क्या होता है, पुट डाउन इन अ कैजुअल वे। जब कोई बर्थडे गिफ्ट आता है तो हम लोग क्या केक कटिंग वाले टेबल पे रख देते हैं, लाइक दैट एंड फ्रैंक को भी ऐसे ही सेंड किया गया है इनकी सिस्टर के बर्थडे पे, कैजुअल वे में इनकी सिस्टर के बर्थडे का गिफ्ट समझ के। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। अब इन्होंने वहां पे जाके क्या, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल स्टार्ट किया। मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल मतलब ऐसा स्कूल जहाँ एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, मतलब जो पढ़ाई होती है वो थ्रू एक्टिविटीज होती है। तो वहाँ पे इन्होंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, वहाँ पे स्कूल स्टार्ट किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। मैं वहाँ पर रही जब तक मैं 6 में थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिस्टर कुपरस द हेड मास्ट्रेस। यानी कि इन्होंने 6th फॉर्म तक, यानी वहाँ पे जैसे फर्स्ट क्लास होता है वैसे ही फर्स्ट फॉर्म से लेकर 6th फॉर्म तक जो है इन्होंने वहाँ पे स्टडी किया। और इनके जो हेड मास्टर थे वो कौन थे, मिसेस क्यूप्रस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। यानी कि 6th फॉर्म तक ही स्कूल था, तो इनके जो हेड मास्टरेस थी मिसेस
स्कूप रेस्ट, तो जब फेयरवेल हुआ तो ये दोनों ही लोग क्या रो रहे थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही क्लोज थी अपने इस टीचर से और बहुत ही लविंग थी सबके लिए, तो ये लोग फेयरवेल में क्या हुए, बहुत ही ये सैड हुई और ये रो रही थी। इन द समर 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। समर में, गर्मियों के टाइम 1940 में इनकी ग्रैंडमा क्या हुई, बीमार हुई और इनका एक ऑपरेशन हुआ। तो माई बर्थडे पास्ड विद द लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए ऑपरेशन था इसलिए इनका बर्थडे जो है उसमें सिर्फ थोड़ा सा ही क्या किया गया, सेलिब्रेशन किया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। अब इनकी जो ग्रैंडमा है वो कब डाइड हुई है, 1942। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। अब इनकी जो ग्रैंडमा है वो क्या है, पास हो चुकी हैं, जा चुकी हैं इस वर्ल्ड से। तो ये कोई नहीं जानता है कि एन फ्रैंक उनको कितना लव करती थी और उनके बारे में कितना ज्यादा सोचती थी और क्या होती थी, उन्हें अभी भी वो उतना ही लव करती है और उनके बारे में सोचती हैं। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit down with the rest। यानी कि ये जो बर्थडे 1942 में आया है, इनकी जो ग्रैंडमा है उनकी डेथ हो चुकी है, तो इस बर्थडे को भी ऐसे सेलिब्रेशन किया गया कि ये अभी तक सेलिब्रेट किया जा रहा था। सो इस सीक्वेंस को सिर्फ फॉलो करने के लिए ये बर्थडे सेलिब्रेट किया गया और इस बर्थडे में है कैंडल ब्लो की गई, लिट की गई इनकी ग्रैंडमा की वजह से। इनकी ग्रैंडमा को रेस्ट इन पीस हो गई थी, सो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए क्या किया गया, कैंडल लिट की गई। The four of us are still doing well, and that bring me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। यानी कि four of us still doing well, जो four of us यानी कि इनके फादर, मदर एंड ये खुद और इनकी क्या सिस्टर, ये चारों लोग बहुत ही अच्छा कर रहे थे। और आज की डेट इन्होंने बताई जब ये डायरी लिख रही हैं, उस दिन डेट क्या है, 20 जून 1942। इन्होंने अब अपनी डायरी को लिखना स्टार्ट किया है। इन्होंने एक ब्रीफ स्केच दे दिया है कि अगर कोई ये डायरी पढ़े और इनकी जो भी बात इस किटी से यानी कि इनकी डायरी से हुई है उसको अगर कोई पढ़े तो वो अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए इन्होंने एक ब्रीफ स्केच दे दिया है और अब ये अपनी डायरी को लिखना स्टार्ट कर रही हैं। सैटरडे 20 जून 1942 की इन्होंने फर्स्ट एंट्री की है अपनी डायरी में। डियरेस्ट किटी, जब हम अपने फ्रेंड को लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, डियर, ये वो जो भी फ्रेंड हो, और बट इनकी ये फ्रेंड सबसे प्यारी इसलिए इन्होंने क्या लगाया है, डियरेस्ट किटी, यानी कि सबसे प्यारी किटी। Our entire class is quaking in its boots. The reason of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decided who will move up to the next form and who will be kept back. Quaking in its boots मतलब shaking with fear and nervousness। इनकी पूरी क्लास क्या, ये अपनी पूरी क्लास का बता रही है कि इनकी पूरी क्लास क्या है, डरी हुई है, नर्वस फील कर रही है। क्यों? क्योंकि आज क्या होने वाला है, एक फोर्थ कमिंग मीटिंग होने वाली है टीचर्स के बीच में और आज टीचर्स डिसाइड करेंगे कि कौन जो है आगे की क्लास में जाएगा और किसको फेल कर दिया जाएगा वापस। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेड्स। आधी क्लास क्या कर रही थी, ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे थे, शर्ट लगा रहे थे, बेड्स लगा रहे थे। क्या शर्ट लगा रहे थे, जीएन एंड आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। जीएन कौन है, इनकी कोई फ्रेंड होगी, स्कूल फ्रेंड, क्लासमेट, और ये यानी कि एन फ्रैंक, ये क्या कर रही थी, हंस रही थी। किस पे हंस रही थी, इनकी क्लासमेट में पीछे जो दो बॉयज बैठे थे उन पे हंस रही थी। सीएन एंड जैक, यानी कि उनका नाम क्या है, सीएन एंड जैक, हु हैव stacked their entire holiday saving on their beds। इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने बेट लगाई है और इनकी जो पूरी हॉलीडे की सेविंग थी इसको उन्होंने उस बेट में लगाया है। From morning to night it's you are going to pass, no I am not, yes you are going, no I am not,
यानी कि पूरी क्लास में सुबह से स्टार्टिंग जब से हुई तब से लेकर रात तक क्या चल रहा था कि हाँ तुम पास हो गए, नहीं मैं नहीं पास होऊंगा, नहीं तुम हो गए पास, नो आई एम नॉट, यानी कि मैं पास नहीं होऊंगा। जैसा कि होता है हम अपने फ्रेंड के साथ होते हैं, रिजल्ट से पहले बहुत ही नर्वस होते हैं और हम बोलते हैं कि भाई तुम तो पास ही हो जाओगे, इतना पढ़ते हो, लेकिन फ्रेंड के मैंने तो पढ़ा ही नहीं था कुछ, मैं पास नहीं होऊंगा। तो यही पूरा सीन इनकी क्लास में चल रहा है। इवन जीएस pleading glance and my angry outbursts cannot calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. यानी कि सब एक दूसरे को प्रिडिक्ट कर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं। और अगर एन फ्रैंक का माने तो उन्होंने बोला कि अगर मेरे ख्याल से अगर कोई पूछे कि इस क्लास में कौन पास होगा तो 1/4 पीपल ही सिर्फ पास होंगे, क्योंकि ये पूरी क्लास क्या है डिफरेंट टाइप डमीज से भरी हुई है। जो यहाँ पे जितने भी इस क्लास में स्टूडेंट हैं वो क्या है, बहुत ही बेवकूफ है, सिली है, और ये पूरी क्लास डमीज से भरी हुई है। सो 1/4 पार्ट ही सिर्फ पास होना चाहिए। बट जो टीचर है वो उनका जो डिसीजन होगा वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है कि वो क्या कौन सा डिसीजन लेंगे ये किसी को भी नहीं पता है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, यानी कि एन फ्रैंक क्या बोल रही है कि मुझे मेरी और मेरी जितनी भी गर्ल गैंग है, यानी कि इनकी जितनी भी गर्ल्स हैं और फ्रेंड हैं, उनके बारे में ये बिल्कुल भी वरीड नहीं है। क्यों, इन्हें पता है कि हम लोग तो पास ही होने वाले हैं। इन्हें सिर्फ एक सब्जेक्ट की ही चिंता है, द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ इज मैथ। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में इन्हें क्या है, ये थोड़ी सी वरीड है मैथ के बारे में कि उसमें ये फेल होंगी या पास होंगी। द ओनली सब्जेक्ट एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। अब हम कर भी क्या सकते हैं, हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, जो रिजल्ट होगा वो तो पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। Until then we keep telling each other not to lose heart। हम सिर्फ एक दूसरे को क्या बोल रहे थे कि अरे कोई नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, एक दूसरे को हम लोग सहारा दे रहे थे। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Casing, the old foggy, ये वर्ड हाईलाइट करने वाला, अरे और ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ, यानी कि इनके जो जितने भी टीचर्स थे 9 टीचर थे, जिसमें कि क्या है 9 ऑफ देम 7 मैन थे और 2 वुमेन थे। मिस्टर कैसिंग जो कि क्या थे, मैथ पढ़ाते थे, और ओल्ड फॉगी मीन्स होता है जो ओल्ड फैशन हो, एन ओल्ड फैशन पर्सन, जो कि ओल्ड फैशन हो, वो क्या करते थे, मिस्टर कैसिंग क्या करते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, और ये उनको क्या बोलती हैं, ओल्ड फॉगी। मैथ्स ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ्स was annoyed with me for ages because I talked so much। तो इनके जो मैथ्स के टीचर थे वो इनसे बहुत ही annoyed थे, परेशान थे। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसलिए इनके मैथ्स के टीचर जो थे इनसे वो खुश नहीं रहते थे, वो परेशान रहते थे। After several warnings, he assigned me extra homework। बहुत सारी ये बात करती थी क्लास में मैथ्स के टाइम, तो उन्होंने बहुत सारी वार्निंग दी मिस्टर खैसिंग ने कि ये बात ना करें, बट उसके बावजूद इन्होंने बात की और ये बात नहीं मानती थी। सो उन्होंने क्या किया, इन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स पे उन्होंने ऐसे लिखने के लिए बोला। चैटर बॉक्स क्या होता है, जब कोई बहुत ही ज्यादा टॉकटिव होता है तो उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स, चटर चटर करने वाला, उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स। तो उन्होंने क्या दिया, इन्हें ऐसा दिया, एक्स्ट्रा वर्क दिया कि तुम ये करके लाओगी, ऐसे लिख के लाओगी। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट